मित्रों, मैं अनु गुप्ता कैरियर इन हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एलटी, टीजीटी एवं पीजीटी हेतु हम बच्चन सिंह जी द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक का वाचन कर रहे हैं। और अभी तक हम पुनर्जागरण काल अर्थात भारतेंद्र युग के अंतर्गत जो बदलाव की स्थितियाँ किन किन रूपों में दिखाई दी, उसके अंतर्गत हम अब सरकारी प्रयास, जो शिक्षा के प्रचार प्रसार में जो सरकारी प्रयास किए गए, उसको जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे हम वाचन करते हैं। अपनी विकृतियों के बावजूद मिशनरियों ने लोगों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकृष्ट किया। कई दृष्टियों से इसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही थी। इस भाषा के माध्यम से अंग्रेज व्यापारियों से विचार विनिमय में सुविधा होती थी। अंग्रेजी जानने वाले लोगों को विदेशी फर्मों और कंपनियों के प्रशासन में नौकरी पाना सरल था। 1765 से 1813 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया, किंतु वारेन हेस्टिंग्स को मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए कलकत्ता मदरसा 1780 ईस्वी में खोलना पड़ा। इसी प्रकार बनारस के रेजिडेंट ने सन 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की नींव डाली। कलकत्ते का फोर्ट विलियम कॉलेज 1801 मुख्यतः कंपनी के सिविल सर्वेंट को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए खोला गया। तो मित्रों, इस तरह से जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है 70 नंबर का, तो 70 प्रश्न तो हिंदी के होते हैं और 30 प्रश्न जीके के होते हैं। और एलटी में भी 120 प्रश्न सब्जेक्ट के विषय के और 30 प्रश्न जो होते हैं वो जीके का होता है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जिसमें शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें ये कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई, तो सन 1780 ईस्वी में की गई। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो 1791 ईस्वी में हुई। और फोर्ट विलियम कॉलेज, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब एवं कहाँ हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1801 ईस्वी में कलकत्ते में हुई। और कहीं कहीं अगर 1801 ईस्वी नहीं है तो आप सन 1800 ईस्वी भी देखने को पाएंगे, तो वहाँ पर आप सन 1800 ईस्वी भी लगा सकते हैं। तो और इसका उद्देश्य क्या था, इस कॉलेज यानी फोर्ट विलियम कॉलेज जो था उसको खोलने का उद्देश्य क्या था कि जो सिविल अधिकारी थे, सिविल सर्वेंट्स जो थे, उनको अंग्रेजी शिक्षा देना। तो चलिए आगे हम देखते हैं। किंतु यहाँ के अध्यापकों से देसी भाषा में पाठ्य पुस्तकें, कोश और व्याकरण तैयार करने का काम भी लिया गया। इस कॉलेज की मुख्य पुस्तक देन यह है कि इसके द्वारा भारतीय भाषाओं में गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना से अंग्रेज विद्वान प्राच्य भाषा में अभिरुचि लेने लगे। यानी जो पुरानी भाषा थी अपने देश की, भारत की, जैसे कि संस्कृत, उसमें अभिरुचि लेने लगे। विलियम जोन्स ने संस्कृत के लिए बहुत कुछ किया। आगे देखिए। पर संस्कृत और अरबी फारसी की शिक्षा का रोजी रोटी से कोई संबंध नहीं रह गया था, इसीलिए प्रगतिशील विचारक इसके पक्ष में नहीं थे। किंतु युद्धों में उलझे रहने के कारण 1823 तक कंपनी इस दिशा में कुछ नहीं कर सकी। सन 1823 में कंपनी ने कलकत्ते में एक लोक शिक्षा समिति संगठित की। लोक शिक्षा के संबंध में इस समिति को सुझाव देना था। इस समिति में दो विचारधाराओं के लोग थे, H. विल्सन और S.T. प्रिंसप प्राच्य भाषाओं के समर्थक थे। तो प्रश्न ये पूछता है कि प्राच्य भाषाओं के समर्थक कौन थे, तो H. विल्सन और S.T. प्रिंसप ये किस संस्था से जुड़े हुए थे, तो ये लोक शिक्षा समिति से जुड़े हुए थे। इन्होंने कलकत्ता के मदरसे और बनारस के संस्कृत कॉलेज का पुनर्गठन किया। 1824 में कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना हुई। तो प्रश्न ये भी बनता है कि कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना कब हुई, तो सन 1824 ईस्वी में हुई। इस प्रेस से संस्कृत और अरबी की पुस्तकें छपने लगीं। पर बेंथम के शिष्य जेम्स मिल के निर्देशन में काम करने वाले डायरेक्टर, कोर्ट के लोग और ईसाई मिशनरियों में बिशप हर्बर और अलेक्जेंडर डफ जैसे व्यक्ति थे। तो बेंथम जो था और डफ, ये लो हर्बर, ये सब किससे जुड़े हुए थे, तो कलकत्ता एजुकेशन प्रेस से जुड़े हुए थे। और यहाँ से किस भाषा की पुस्तकें छपती थी, अरबी और संस्कृत और अरबी की पुस्तकें छपती थी। आगे देखिए।
राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड एमहर्स्ट को पत्र लिखते हुए कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की स्थापना का विरोध किया। तो कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की स्थापना का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने लिखा कि व्याकरण की बारीकियों और वेदांत मीमांसा न्याय को कंठस्थ करने में नवयुवकों के एक दर्जन वर्ष नष्ट करना अच्छा नहीं है। इससे वे समाज के अच्छे सदस्य नहीं बन सकते। इन विषयों के स्थान पर उन्हें प्राकृतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित आदि की उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। सन 1834 में जब मैकाले भारत पहुंचा तो प्राच्य शिक्षा विरोधियों को काफ़ी बल मिला। मैकाले संस्कृत कॉलेज और अरबी फारसी मदरसों के विरुद्ध था। यानी मैकाले जो था वो किसके विरुद्ध था? संस्कृत कॉलेज और अरबी फारसी जो मदरसे थे उनके विरुद्ध था। उसका सुझाव था, क्या सुझाव था देखिए। उसका सुझाव था किसका? मैकाले का सुझाव था, एक मिनट मित्रों, उसका सुझाव था कि इनको बंद कर दिया जाए, यानी संस्कृत और अरबी फारसी के जो शिक्षण संस्थान थे। अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा में उसने लिखा है, किसने लिखा है? मैकाले ने। हमारी भाषा पश्चिमी भाषाओं में सर्वोत्तम है। यानी कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा जो है वो पश्चिमी भाषाओं में सर्वोत्तम है। जिसे इस भाषा का ज्ञान प्राप्त है उसे संसार के अपार ज्ञान भंडार की उपलब्ध हो सकती है। बहुत कुछ संभावना है कि यह पूर्व के समुद्रों की वाणिज्य भाषा बन जाए। पूर्व यानी हमारे जो हमारा भारत है ना, इसको पूर्व की तरफ को उन लोगों ने इंगित किया और व्यापारिक भाषा बनाने की कोशिश की। किसको? अंग्रेजी भाषा को। लॉर्ड बेंटिक ने मैकाले का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया। संस्कृत और अरबी फारसी को दिए जाने वाले अनुदान तो बंद नहीं किए गए, पर प्राच्य विद्या के विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, जो वजीफा मिलता था, जो प्राच्य विद्या के यानी संस्कृत अरबी फारसी जो ये थे, इनको जो इसका अध्ययन करते थे उनको और इसके बदले में छात्रवृत्ति मिलती थी, वो समाप्त कर दी गई और संस्कृत अरबी फारसी की पुस्तकों का छपना रोक दिया गया। आकलैंड को यह स्थिति स्वीकार नहीं थी। उसने संस्कृत अरबी फारसी पुस्तकों का छपना जारी कर दिया, पर बेंटिक की पाश्चात्य शिक्षा की संस्कृति उसे ज्यों की त्यों मान्य थी। इस समय दो प्रश्न प्रमुख रूप से सामने आए। क्या क्या? पहला था शिक्षा का माध्यम और दूसरा था जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार। मतलब ये दो प्रश्न प्रमुख रूप से सामने आए कि शिक्षा का माध्यम क्या हो और जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया जाए। ये दोनों प्रश्न देश की संस्कृति, राजनीति और समाज के साथ व्यापक रूप से जुड़े हुए थे। शिक्षा के माध्यम के संबंध में तीन विकल्प थे, यानी शिक्षा का जो माध्यम था वो किस तरह से होना चाहिए, मतलब उसकी भाषा क्या होनी चाहिए। उन्होंने तीन विकल्प रखा। क्या? पहला यह था कि माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, यानी पहला क्या उन्होंने रखा? अंग्रेजी को रखा। दूसरा है कि संस्कृत अरबी फारसी हो और तीसरा यहाँ की बोलचाल की भाषा में जैसे बंगला, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू आदि। चार्ल्स ग्रांट पहले मत के समर्थक थे। जो चार्ल्स ग्रांट थे वो पहले मत यानी जो शिक्षा का माध्यम वो अंग्रेजी हो, इसको इन्होंने स्वीकार किया, इसके समर्थक थे। मैकाले ने बोलचाल की भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में असमर्थ घोषित किया। यानी जो मैकाले था वो बंगला, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू आदि जो भाषाएं थी, बोलचाल की भाषाएं थी, इनको शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए वो उसने मना कर दिया। वो कहा कि ये भाषा सही नहीं है, इससे जो शिक्षा है वो उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। संस्कृत अरबी के विषय में उसने जो कुछ कहा उससे उसका ज्ञान प्रकट होता है। जो भी हो अंग्रेजी भाषा शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकार कर ली गई। अंततः क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा के रूप में क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। आगे देखिए। बोलचाल की भाषा को शिक्षा का माध्यम न स्वीकार करने का निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। अंग्रेजों में भी विल्सन और शेक्सपियर जैसे व्यक्तियों ने देसी भाषाओं की उपयोगिता का समर्थन किया। शिक्षा समिति के एक भारतीय सदस्य जगन्नाथ सेठ ने 1847 में अपने विचार प्रकट करते हुए जो कुछ लिखा है वह अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है जगन्नाथ सेठ ने? कि यदि हमारा उद्देश्य भारतीय जनता का ज्ञानवर्धन और उनके मस्तिष्क का परिष्कार करना है तो हमें उनकी अपनी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। जो उनकी व्यवहारिक बोलचाल की भाषा है उनकी अपनी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि हिंदी है, बंगला है, मराठी है, गुजराती है, उर्दू है।
स्त्री शिक्षा के लिए और दूसरा कौन उपाय हो सकता है? मैं अंग्रेजी के अध्ययन को हतोत्साहित नहीं करना चाहता, किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह शिक्षा भारतीय जनता के अभिगम के बाहर है, पर अंग्रेज अधिकारियों पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जो जगन्नाथ सेठ ने अपने विचार जो प्रकट किए थे, मंतव्य जो व्यक्त किया था, उसका कोई असर अंग्रेज अधिकारियों पर नहीं पड़ा और अंग्रेजी भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर ली गई। यानी सभी भाषाओं को छोड़ दिया गया और अंग्रेजी भाषा को ही उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। उच्च शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या, जैसे कि माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा जो था। प्रायः दलील दी जाती है कि अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप देश में एकता की भावना पैदा हुई। जीवन की समस्याओं के संबंध में लोगों ने नए ढंग से सोचना आरंभ किया। राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जागृत करने में इसे बहुत श्रेय दिया जाता है। प्रश्न यह है कि देसी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने से क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति न होती? वस्तुतः यदि, देखिए आगे क्या है, यानी जो देसी भाषा थी, इसको माध्यम ना बना करके अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, अंग्रेजी भाषा को ही माध्यम बनाने को स्वीकृत किया। आगे देखिए, वस्तुतः यदि अंग्रेज अधिकारियों ने देशी भाषा का माध्यम अपनाया होता तो राष्ट्रीयता की भावना और भी जल्दी उत्पन्न होती। शिक्षा के इतना अधिक फैल जाने पर भी इस देश का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। अधिकांश लोग निरक्षर और जाहिल हैं। आज भी जनता की जहालत का फ़ायदा उठाकर कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर पढ़े लिखे लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। पर उस समय इस शिक्षा के माध्यम से जिस बौद्धिक मध्य वर्ग का उदय हुआ उसके आदर्श ऊंचे थे। आगे चलकर उन्होंने इसका उपयोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारों के प्रसार में किया। सन 1853 में कंपनी के आज्ञापत्र का नवीनीकरण होने वाला था। ब्रिटिश संसद ने भारत में अस्थायी शिक्षा नीति निर्धारित करने के सिलसिले में एक संसदीय समिति बना दी। इसके फलस्वरूप सन 1854 में उड घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। तो ये प्रश्न भी बहुत पूछता है कि उड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1854 ईस्वी में। कुछ लोगों का कहना है कि इस घोषणा पत्र को जॉन स्टुअर्ट मिल ने तैयार किया था। इसके अनुसार जनसमूह को शिक्षित करने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए, जिससे शिक्षा को एक सामान्य स्तर पर प्रतिष्ठित करने में सुविधा हुई। तो मित्रों, अभी तक आपने जो है हमने सरकारी प्रयास यानी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए, जो है इसका सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया, कैसे किया गया, तो इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा, इन सब का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, माध्यम क्या था, इसको जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी को शुभ संध्या।